वेलकम स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 2 की तरफ। डिस्कस कर रहे थे मैट्रिसेस को और हमने उनकी कुछ चीज़ें देखी थी जिनमें हमने लास्ट लेक्चर में उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि व्हाट आर मैट्रिसेस बाय डेफिनेशन, उनकी टाइप्स डिस्कस की थी, कुछ प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस की थी और हमने उनको एक इंट्रोडक्टरी नोट जो है वो एक तैयार किया था जो कि लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया। अब वहीं से कैरी ऑन करेंगे अपने लेक्चर नंबर 2 को भी। आज हम इब्तदा करेंगे जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिसेस से, वो कि पिछले लेक्चर में भी डिस्कस हुई थी लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा वेरिएशन या डिटेल के साथ देखेंगे। इसके बाद इन्वर्स मैट्रिक्स यानी कि हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी लास्ट लेक्चर में निकालना सीखा था और एडिटिव इन्वर्स की भी बात की थी, ट्रांसपोज की भी बात की थी, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स की भी बात की थी। तो इन्वर्स से रिलेटेड जो खसूसी प्रॉपर्टीज़ हैं मैट्रिसेस शो करती हैं जो, उनको भी देखेंगे। फिर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे मैट्रिसेस को और इसके बाद मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी आएगी। इसके बाद थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशनल मैट्रिक्स, जो कि बाज़ाब्ता तौर पर आपको क्लास 9 की टेक्स्ट बुक में पीटीबी की में नज़र तो नहीं आएगा, लेकिन जब हमने लीनियर इक्वेशंस की बात करनी है क्रेमर रूल की और इन्वेरिएंट मेथड से, जब हमने लीनियर इक्वेशंस के सेट्स को सॉल्व करना है तो वहाँ जो रूल अप्लाई होता है या जो साइंस की बात जिसकी हो रही होती है उसका नाम ट्रांसफॉर्मेशनल साइंस या ट्रांसफॉर्मेशनल मैथमेटिक्स है। तो वहीं से फिर ये मैट्रिक्स की बात हुई है, ट्रांसफॉर्मेशनल मैट्रिक्स की। तो एक ब्रीफ सा नोट होगा जस्ट आपके नॉलेज में इजाफे के लिए। सबसे पहले जनरल प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं जो मैट्रिसेस शो करती हैं। लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी, अब थोड़ा सा ज़रा इनको मज़ीद देखते हैं फैलाकर। जनरल प्रॉपर्टीज़ मैट्रिसेस जो शो करती हैं, यानी जब मैट्रिसेस को सॉल्व किया जाए तो वो क्या क्या किस किस तरह से जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो किन लॉज को वो ओबे करती हैं। तो सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन दो मैट्रिसेस हैं, इनको एक दूसरे के करीब लाएं यानी कि उनको ऐड करवाया जाए तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ए और बी पहले रखें या बी और ए, यानी पहले आप ए को सॉल्व कर लें, ए मैट्रिक्स को रख लें। मिसाल के तौर पर ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 और 4 और ये एक मैट्रिक्स है 3 4 5 और 6। अब अगर हमने इनको ऐड करना है तो इसी ऑर्डर में करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड ये कह रही है कि पहले ए प्लस बी करें, तो ये ऐड भी साथ ही चलें करके देख लेते हैं, थोड़ा सा ज़रा एक्सप्लेन हो जाएगा। गो कि एडिशन हमने वैसे अलहदा रखी हुई है इसके बाद, लेकिन यहाँ इस प्रॉपर्टी मीट करती है कि नहीं, इसके लिए ए प्लस बी करें पहले। तो ए प्लस बी करेंगे तो ये करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ जो हैं वो उनको ऐड करना है। सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है एडिशन के केस में कि ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है, यानी m इंटू एम होना चाहिए, ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, किसी भी ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। और फिर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को आपने एक दूसरे में ऐड करते जाना है और आपका सवाल हल होता जाएगा। ये देखिएगा, ये है एडिशन, यानी कि 1 + 3 यानी 1 की करस्पॉन्डिंग एंट्री मैट्रिक्स बी में 3 है, 2 की करस्पॉन्डिंग एंट्री मैट्रिक्स बी में 4 है, 3 की करस्पॉन्डिंग एंट्री मैट्रिक्स बी में 5 है और ये जो 4 है इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री मैट्रिक्स बी में 6 है। जस्ट इनको ऐड कर दीजिए, कर दें तो हमारे पास a प्लस बी आ जाएगा। यही मैट्रिक्स की एडिशन है 4 6 8 और 10। तो ये इसका आंसर है। तो अगर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ओबे करती है मैट्रिसेस, तो फिर b प्लस ए करके देखें तो भी आंसर सेम आना चाहिए। तो b प्लस ए करें, b मैट्रिक्स पहले रखेंगे 3 4 और यही फ़र्क है, सिर्फ b मैट्रिक्स को पहले रखेंगे और a मैट्रिक्स जो है वो बाद में लिखेंगे 1 2 3 और 4। तो अब इनको ऐड करके देख लें,
यानी बी प्लस ए कर रहे हैं हम। तो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज तो सेम ही रहनी है, ऑर्डर चेंज करने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना। तो बेसिकली ये भी आंसर वही आएगा, 5 + 3 एंड 6 + 4। तो बी प्लस ए का आंसर भी आप देखेंगे कि 4, 6, 8 एंड 10। तो ये बिल्कुल सेम है, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये मैट्रिसेस जो हैं वो ओबे करती हैं। इसके बाद एक दूसरी प्रॉपर्टी है, जब तीन मैट्रिसेस के सिस्टम की बात की जाएगी तो फिर जो है अगर आप एक तीन मैट्रिसेस का सिस्टम है, कोई सी दो मैट्रिसेस को ब्रेसिस के अंदर रख लें यानी ब्रैकेट्स के अंदर, और उनको पहले सॉल्व कर लें और उसके बाद थोड़ा सा डिफरेंस कर दें, यानी कि वो जो बाहर थी अब वो ब्रेसिस के अंदर है, और एक तीसरी एंट्री जो सी वाली है उसको बाहर कर दें, तो तब भी दोनों कॉन्टेक्स्ट में आंसर सेम आना चाहिए। मैट्रिसेस इस करैक्टरिस्टिक्स को भी ओबे करती हैं, यानी ए पहले बी प्लस सी सॉल्व करें और उसको ए में ऐड करें, और फिर ए प्लस बी को पहले सॉल्व करें, यानी ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ होती है बोर्ड मैथ्स के मुताबिक उसको पहले सॉल्व करना होता है एज़ पर रूल। तो ए प्लस बी को सॉल्व करके फिर उसको सी में ऐड कर लें, दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा। तो ये भी जो है प्रॉपर्टी मैट्रिसेस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ओबे करती हैं। तो ये एक क्वेश्चन जो है आप कोई सी भी तीन मैट्रिसेस बना के, जैसे कि ये ए है 1, 2, 3 एंड 4, बी है 5, 6, 7 एंड 8, और सी मैट्रिक्स है 9, 10, 11 एंड 12। तो इसको सॉल्व कर लें तो आप देखेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड को मैं सॉल्व करता हूँ आपके सामने, ए प्लस बी प्लस सी करके देखते हैं पहले। तो पहले हमने बी प्लस, पहले तीनों मैट्रिसेस को लिख लेते हैं। ए जो है वो 1, 2, 3 एंड 4 है, प्लस बी मैट्रिक्स जो है वो 5, 6, 7 एंड 8 है, और जो सी मैट्रिक्स है वो 9, 10, 11 एंड 12 है। तो बेसिकली अब ये जो दो हैं ये ब्रैकेट के अंदर हैं, इनकी एडिशन हम पहले करेंगे और फिर देखते हैं कि इनका जो आंसर आता है वो राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन के मुताबिक जब उसको सॉल्व करेंगे तो आता है या नहीं। तो इनको जब हमने पहले ऐड करना है तो 1, 2, 3 एंड 4 ऐसे ही साथ लिखते रहेंगे, और इनको अंदर जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं इनको ऐड कर दें। 5 + 9, 6 + 10, 7 + 11, 8 + 12। ये ए मैट्रिक्स साथ वैसे ही उतारते जाएंगे, और अब ये जो आंसर इनका आएगा 9 और 5, 10, 11, 12, 14, 6 एंड 10, 16, 11 एंड 7, 18 एंड 12 + 8, 20। अब ये ब्रैकेट सॉल्व हो गई है, अब ब्रैकेट में ए को ऐड करना है, यानी ये जो है ये बी प्लस सी का आंसर है, बी प्लस सी का आंसर ये है, और इसमें ए अब ऐड करेंगे। तो कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ही फिर मिलाना है, ऐड करना है, ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है मैट्रिक्स का। इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंडीशन है किसी भी ऑर्डर की, पर स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। 3 + 18, 4 + 20। तो ये 1 + 14, 15, 16 + 2, 18, 18 + 3, 21 एंड 20 + 4, 24। ये लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आया है इसका, और हमने जो प्रॉपर्टी लिखी है उसमें राइट हैंड साइड में अब पहले ए और बी को ऐड किया जाएगा, और जो जवाब आएगा उसमें सी जमा करेंगे। तो इसको भी चेक करके देखते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर जो है ये 15 ये हमारे सामने मौजूद रहेगा, और बाकी हम रब कर देते हैं ताकि हम देखें कि क्या मैट्रिसेस जो हैं वो इस प्रॉपर्टी को ओबे
करती हैं या नहीं। अब जो मैट्रिक्स जो है वो पहले हमने ए लिखनी है, वो कि मैंने आधी रब कर दी है, लेकिन बहरहाल अब ये वाला काम हम करने लगे हैं। राइट हैंड साइड पे जा रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी। तो पहले ए मैट्रिक्स लिखते हैं, वो 1 2 3 एंड 4 है। इसके बाद बी मैट्रिक्स लिखते हैं। अब जो बी मैट्रिक्स है वो ये वाली एंट्रीज हैं, 5 6 7 एंड 8। और इसके बाद सी मैट्रिक्स, वो ये एंट्रीज है 9 10 11 एंड 12। तो सी मैट्रिक्स है 9 10 11 एंड 12। तो ये ए बी एंड सी हैं। पहले ए एंड बी को सॉल्व ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, तो यही पहले सॉल्व होंगी, फिर सी में ऐड करेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर लें, 1 + 5 2 + 6 3 + 7 4 + 8 और साथ ये जो है 9। सी वाली जो मैट्रिक्स है वो हमारे साथ चलती रहेगी। अब यहाँ इसको सॉल्व कर लें, अगर ये ब्रैकेट के अभी अंदर ही है, अभी सॉल्व नहीं हुई, इसको सॉल्व करें तो ये 6 8 10 एंड 12 है। और इसमें ऐड किसको करना है, सी मैट्रिक्स को, 9 10 11 एंड 12। तो अब ऊपर चलते हैं, इसको रब कर देते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा आंसर सेम आता है, इस आंसर के बराबर आता है या नहीं। तो अब ये देखिएगा कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हमने ऐड करना है। 6 + 9 8 + 10 10 + 11 एंड 12 + 12। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को जब हमने ऐड किया तो ये हमारे पास सिचुएशन बनी, 9 + 6 15 10 + 8 18 10 + 11 21 12 + 12 24 एंड दिस मैट्रिक्स इज एग्जैक्टली सेम। तो इसका मतलब ये है कि जो मैट्रिसेस हैं, ये वाली प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है इसको शो करती हैं। इस प्रॉपर्टी का नाम एडिटिव प्रॉपर्टी है। तो जो एडिटिव, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, जब 3 वैल्यूज़ हो जाएं और साइंस सेम ही हो, यानी विद रिस्पेक्ट, जैसे ये एडिशन है तो इसको कहेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो जो हमारी मैट्रिसेस हैं उन्होंने इस प्रॉपर्टी को भी ओबे किया है, हमने ऐड करके इनको चेक कर लिया है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि अगर किसी डिजिट को यानी के को किसी वैल्यू को, किसी डिजिट को के से डिनोट करें, ये कोई भी होल नंबर हो सकता है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू एनी वैल्यू, और उसको मल्टीप्लाई करें किसी मैट्रिक्स के सिस्टम से, तो जो ब्रैकेट के अंदर पहले ऐड करके आप उसको उस डिजिट से मल्टीप्लाई करें या इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करें, दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा। अब ये जो के है ये मैंने आपको बता दिया है, ये कोई भी होल नंबर है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 एनी वैल्यू। तो अगर हम किसी होल नंबर को किसी 2 मैट्रिक्स के सिस्टम से जो है वो सॉल्व करें, यानी कि पहले 2 मैट्रिसेस को लिखते हैं और इनको ऐड करेंगे, फिर उसको के से मल्टीप्लाई करेंगे यानी किसी भी नंबर से। तो मिसाल के तौर पर हम के यहाँ पे लें 5 और ए प्लस बी मैट्रिक्स बना लें, ए 1 2 3 एंड 4 और बी 4 5 7 एंड 8। तो अब अगर हमने इसको सॉल्व, लेफ़्ट हैंड साइड को पहले अगर सॉल्व करें, LHS फॉर लेफ़्ट हैंड साइड,
तो पहले ए को बी में ऐड करते हैं। तो यहाँ सिंपली ऐड में करने लगा हूँ टाइम बचाने के लिए। 1 + 4 करस्पॉन्डिंग एंट्रीज, ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है, वो पहले चेक करना है, आपने ऑर्डर निकाल लेना है। स्क्वायर मैट्रिक्स वैसे ही पता लग रहा होता है। 3 + 7 एंड 4 + 8 करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को ऐड कर लें तो ये बनता है 5, 7, 10 एंड 12। और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? इंटीजर से। 5 है यहाँ पे, अब इसको मल्टीप्लाई करें। 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, 5 10 ज़ा 50 एंड 12 5 ज़ा 60। तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। हर वैल्यू मैट्रिक्स की को हमने इस इंटीजर से, होल नंबर से, 5 है जो इस केस में, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आया। अब राइट हैंड साइड कहती है कि आपने पहले ब्रैकेट सॉल्व नहीं करनी, इसमें ब्रैकेट है ही नहीं है। इस इंटीजर को के ए से अलहदा, ए सेट से अलहदा मल्टीप्लाई करें, मैट्रिक्स से, सॉरी, और फिर बी मैट्रिक्स से अलहदा मल्टीप्लाई करें, फिर ऐड करें तो ये आंसर सेम आना चाहिए। तो इसको भी करके देखते हैं। तो पहले ए मैट्रिक्स को मैं यहाँ लिखने लगा हूँ। अब हम जा रहे हैं राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन पे, जिसमें प्रूव ये होगा कि के ए प्लस के बी क्या आता है। अब सॉरी, ए मैट्रिक्स को लिखें 1 2 3 4, बी मैट्रिक्स को लिखें 4 5 7 एंड 8। इनको अब ऐड नहीं हमने करना, अब हमने के को अलहदा ए से मल्टीप्लाई करना है, के ए करना है। तो के को ए से मल्टीप्लाई करना है तो 5 से आप पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो के ए मैं निकाल रहा हूँ क्योंकि यही हमने प्रूव करना है। तो के ए क्या बना? 5 × 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 4 ज़ा 20। इसी तरह से के बी निकालें, के बी को सॉल्व करें तो 5 के साथ मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ देखें क्या आंसर आता है। 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35 एंड 5 8 ज़ा 40। अब आप यहाँ पे देखें कि हमने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलना है। अब हमने थर्ड स्टेप में के ए और के बी को ऐड करना है। तो फिर देखते हैं कि ये लेफ़्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स हमारे पास सॉल्व होने के बाद आती है या नहीं। अब के ए एंड के बी, के ए हमारे पास आ चुका है, के बी हमारे पास आ गया है, इनको अब ऐड करते हैं। तो ये देखें दोनों मैट्रिक्स में साथ साथ लिख देता हूँ। के ए का आंसर, के ए वाली मैट्रिक्स ये है 5 10 15 एंड 20 एंड के बी वाली मैट्रिक्स जो है वो 20 25 35 एंड 40 है। अब इनको सॉल्व कर लें, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आप ऐड कर लें तो हमारे पास के ए और के बी आ जाएगा। तो ये है 5 + 20 25, 10 + 25 35, 15 + 35 50 एंड 20 + 40 60, जो कि एग्जैक्टली लेफ़्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन के बराबर है। तो मैट्रिसेस इस प्रॉपर्टी को भी ओबे करते हैं। ये प्रॉपर्टी भी एडिटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन भी इन्वॉल्व हो गई है। इसी तरह से अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है कि अगर दो मैट्रिसेस को ऐड करें और फिर उनका ट्रांसपोज लें तो वो किसके बराबर होगा अगर आप अलहदा दोनों मैट्रिसेस का ट्रांसपोज लेके उनको ऐड कर दें। यानी कि a + b ब्रैकेट ट्रांसपोज
विल बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेना हमने पिछले लेक्चर में सीखा था। अब इस प्रॉपर्टी के हवाले से हम इसको सॉल्व करते हैं। ए मैट्रिक्स बनाते हैं पहले 1 3 4 एंड 5। बी मैट्रिक्स बनाते हैं 1 3 4 एंड 6। तो ये अब पहले ए प्लस बी का ट्रांसपोज ब्रैकेट में लेके देखते हैं। पहले इनको ऐड करना पड़ेगा। स्टेप्स बचाने के लिए डायरेक्ट ऐड करने लगा हूँ। करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होनी चाहिए, फिर ये होंगी, और यहाँ सेम है 2 6 8 एंड 11। अब अगला काम करना है, इसका ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज हमने जब लेना होता है तो हमने इसकी रोज़ को कॉलम्स बना देना है। तो ये पहली रो है इसकी, तो इसको कॉलम बना दें, तो ये 2 एंड 6 कॉलम बन जाएगा। ये दूसरी रो है, इसको भी कॉलम बना दें। ये इसका ट्रांसपोज आ गया है। अब वो कहता है ये है कि ये वाला फंक्शन जब करेंगे मैट्रिसेस के साथ, ये वाला ऑपरेशन करेंगे, तो ये आंसर इसके बराबर आना चाहिए। तो यहाँ इसी के नीचे इसको कर लेते हैं। पहले ए मैट्रिक्स लिखें और उसका ट्रांसपोज लें। तो यहाँ ए मैट्रिक्स लिखी हुई है, इसकी रोज़ को कॉलम्स बनाना है। 1 3 ये रो को भी कॉलम बनाएं, 4 एंड 5। बी मैट्रिक्स लिखें, यानी कि ये ए टी आ गया। अब बी टी निकालते हैं। पहली रो कॉलम बना दें, दूसरी रो कॉलम बना दें। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो देखते हैं कि आंसर क्या आता है। करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है, 2 8 6 एंड 6 प्लस 5 11। तो ये देखें कि ये दोनों सिनेरियोज जो हैं इसने ओबे किए हैं और सेम आंसर आया है, जिससे ये प्रॉपर्टी मीट पता लग गया हमें कि ये ओबे करती हैं मैट्रिसेस। तो इस तरह से हर प्रॉपर्टी साथ चेक भी हो सकती है और हम साथ साथ जमा करना मैट्रिसेस को, यानी ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना भी सीखते जाएंगे, और फिर बुक में मौजूद सवालात को सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल नहीं रहेगा। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशंस की हैं। ये अगर हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें, यानी कि ए इंटू बी करें, ये एडिशन तक थी, या मल्टीप्लिकेशन की बात करने लगे हैं, और बी इंटू ए करें तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में भी मैट्रिसेस इसको ओबे नहीं करती हैं। बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस यानी एक्सेप्शनल केसेस में ओबे करती भी हैं, लेकिन एज अ जनरल रूल जब आपने बात करनी है तो कभी भी मैट्रिसेस इस सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगी। दोनों आंसर सेम नहीं आएंगे। इसको चेक करना है तो पहले मल्टीप्लाई करना भी सीखना पड़ेगा। ए 1 2 3 4 कर लें, और बी जो है वो भी 1 2 3 और 4 कर लें। अब मैं आपको बताता हूँ कि मल्टीप्लाई करने के लिए क्या चीज़ें आपने जहन में रखनी है। सबसे पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर ही निकलेगा जैसे एडिशन में निकलता है, वहाँ ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर सेम होना ज़रूरी नहीं है। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है, 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो 2 इंटू 2 है। मैट्रिक्स बी का ऑर्डर भी 2 इंटू 2 है। अब यहाँ आपने सिर्फ ये देखना है कि पहले की रोज़ और दूसरे की कॉलम्स ये सेम होने ज़रूरी हैं। पहले मैट्रिक्स की रो और दूसरी मैट्रिक्स की कॉलम ये मैटर करती है। अगर ये सेम है तो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकती हैं, अगर ये सेम नहीं है तो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई नहीं होंगी। अब एक और मैट्रिक्स लिखते हैं, पहले चेक कर लेते हैं इसको। 1 3 4 एंड 5, और ये बी मैट्रिक्स है। इसका आप ऑर्डर देखेंगे तो इसकी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। दूसरी मैट्रिक्स जो है उसके कॉलम्स 2 होना ज़रूरी हैं, रोज़ चाहे 1 हो। अब ये देखिएगा, ऑर्डर निकालते हैं, फिर पता लगेगा कि क्या ये दोनों मैट्रिसेस कंफर्मेबल हैं एक दूसरे से मल्टीप्लाई होने के लिए या नहीं। पहली का ऑर्डर 2 इंटू 2 है, यानी m इंटू n ऑर्डर है। दूसरी का ऑर्डर जो है वो 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं।
अब आप देखेंगे 1 रो एंड 2 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर जो है रो इनटू कॉलम, ये देखें ये कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि ये दोनों एंट्रीज पहले की रोज़ और दूसरे की कॉलम सेम नहीं है, तो इनको आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तीसरी मैट्रिक्स का सिस्टम बनाते हैं। पहले की कॉलम्स और दूसरे की रोज़ सेम होना ज़रूरी है। इसकी कॉलम्स देखें 2 हैं, तो इसकी रोज़ जो हैं वो 2 होना ज़रूरी है। इसको देखते हैं, ऑर्डर निकलेगा 2 इंटू 2, पहली को मैं नहीं चेंज कर रहा, दूसरी को मैं चेंज कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करें, रोज़ 2 हैं, कॉलम्स 1 है, तो ये देखें यहाँ रोज़ और कॉलम सेम आ गए। तो इस केस में ये वाली मैट्रिसेस भी आपस में मल्टीप्लाई होंगी या हो सकती हैं। तो आपने मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हुए जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो ये है कि ऑर्डर जो है वो पहले की कॉलम्स और दूसरे की जो रोज़ हैं, पहले की कॉलम्स और दूसरे की जो रोज़ हैं वो सेम होना ज़रूरी है, यानी ये m इंटू एम और ये n इंटू पी, तो जो m n है वो सेम होना ज़रूरी है। ये मैंने क्योंकि लास्ट लेक्चर में बताया था कि ऑर्डर जो है वो m इंटू n होता है। अगर सेम ऑर्डर हो तो m इंटू एम लिख देंगे, यानी रोज़ को m से डिनोट करते हैं और कॉलम्स को n से। और स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्योंकि ऑर्डर सेम होता है तो उसको m इंटू एम से डिनोट करते हैं। और यहाँ इस केस में भी ऑर्डर जो है वो सेम है और ये स्क्वायर ही मैट्रिक्स है, तो यहाँ भी आप चाहें तो m इंटू एम लिख सकते हैं। अगर ये कंफ्यूजिंग है तो इसको बेशक छोड़ दें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ भी ये पहला ऑर्डर m इंटू एम है और यहाँ n इंटू पी कहेंगे क्योंकि ये डिफरेंस पे आ गया है, तो हमने जब मल्टीप्लिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में समझना है तो फिर यहाँ n इंटू पी, यानी p एक नई चीज़ आ गई है और n जो है वो इसका वो है कॉलम्स, तो कॉलम्स n से डिनोट हुए यहाँ पे और p जो है वो चौथी एंट्री के लिए। तो बहरहाल जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि ऑर्डर जो है वो कॉलम्स और रोज़ सेम होनी ज़रूरी हैं। मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन में जो है वो ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है। दोनों मैट्रिसेस का स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। ऑर्डर सेम होना यानी रोज़ इनटू कॉलम सेम होना ज़रूरी है दोनों मैट्रिसेस की। दोनों मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी तब आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए पहली जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स और दूसरी मैट्रिक्स के रोज़ ये सेम होना ज़रूरी हैं और इससे ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम जिस प्रॉपर्टी को मीट करवाने की कोशिश करेंगे और वो मीट नहीं करेगी, उसकी वजह भी यही है कि पहले की वो जो मैट्रिसेस हैं उनका ऑर्डर ही सेम नहीं है। तो जब ऑर्डर सेम नहीं है और तरतीब उल्टेगी मल्टीप्लिकेशन के लिए तो आंसर सेम नहीं आएगा। लेकिन हम इस सवाल को इस मैट्रिक्स के लिए करके देखते हैं पहले, और मल्टीप्लिकेशन भी इससे हमारे जहन में आ जाएगी। तो इस मैट्रिक्स को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इस प्रॉपर्टी को मीट करने लगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये मैट्रिक्स ए है, इसको लिखते हैं 2 4 1 एंड 2। ये मैट्रिक्स बी है 2 एंड 1। ए इंटू बी करेंगे। अब ये देख लें ए इंटू बी कैसे होगा। पहली मैट्रिक्स की रो पहली पकड़नी है और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम से बारी बारी हर वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। ये देखिएगा 2 इंटू 2, बीच में जमा का साइन और 4 इंटू 1, तो ये हर एंट्री दूसरी वैल्यू के कॉलम की पहली रो की, पहली मैट्रिक्स की रो की हर एंट्री दूसरी कॉलम की, दूसरी मैट्रिक्स की कॉलम की हर एंट्री से देखिए हमने सॉल्व कर दी है।
2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1। पहली एंट्री पहली एंट्री रो की पहली कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम की पहली एंट्री के साथ, बीच में जमा का साइन, पहली मैट्रिक्स की पहली रो की दूसरी एंट्री और दूसरी मैट्रिक्स की कॉलम की दूसरी एंट्री। तो ये पहला सिस्टम बना है हमारे पास। अब देखें नीचे वाली पे चलते हैं, ये भी रो है, इसका कॉलम है ही एक, तो फिर 1 इंटू 2 होगा, जमा का साइन बीच में, जब तक कंप्लीट ना हो जाए पूरा रो और कॉलम का सिस्टम, 2 इंटू 1। तो ये है इसका जो सॉल्यूशन बनेगा। अब यहाँ पे अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 4 और नीचे 2 प्लस 2। तो ये a इंटू बी क्या बना हमारे पास, 8 एंड 4। ये हमारे पास a इंटू बी का आंसर आया है इन दो मैट्रिसेस के लिए। अब जब b इंटू ए करना है तो वो भी करके देखते हैं। b इंटू ए में b पहले लिखेंगे, a बाद में लिखेंगे। तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना भी इतना मुश्किल नहीं है। अब b मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं। b को पहले लिखना है 2 एंड 1, इसका एक ही कॉलम है, और a मैट्रिक्स जो है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन क्योंकि पहले की रोज़ और दूसरे की कॉलम। अब यहाँ भी हमने इसका ऑर्डर पहले चेक करना है। ऑर्डर पहले चेक करेंगे, ज़रूरी है मल्टीप्लिकेशन में बाज़ाब्ता तौर पर आप ऑर्डर चेक कर लें, चाहे प्रॉपर्टी ही मीट कर रहे हैं। तो यहाँ पहली का ऑर्डर चेक करेंगे तो रोज़ 2 हैं, 2 और कॉलम 1 है, 2 इंटू 1। इसका ऑर्डर चेक करेंगे तो 2 रोज़ हैं और कॉलम्स भी 2 हैं। तो पहले की जो कॉलम्स हैं और दूसरे की जो रोज़ हैं वो सेम होने ज़रूरी हैं। तो अब आप देखें यहाँ पे कि पहले की कॉलम्स जो हैं वो 1 हैं और दूसरे की रोज़ जो हैं वो 2 हैं। पहले की कॉलम 1 और दूसरे की रोज़ 2। तो ये आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के लिए दो मैट्रिसेस को पहली मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे की रोज़ सेम होने ज़रूरी हैं। ये सेम ही नहीं है तो साफ पता लग गया कि a इंटू बी का जवाब कभी भी b इंटू ए नहीं आएगा। तो यहाँ से ये बात आपके जहन में होनी चाहिए। सॉरी, ये रोज़ इंटू कॉलम्स की जो बात है, तो मैट्रिसेस जो हैं वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन को ओबे नहीं करती। अब इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, वो एडिटिव प्रॉपर्टी है। ये वाली प्रॉपर्टी जो एडिशन की थी, एग्जैक्टली यही प्रॉपर्टी हम मल्टीप्लिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि 3 मैट्रिसेस का सिस्टम हो तो वो क्या करेगा। तो ये भी ये फॉलो होगी, सिर्फ जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की कॉन्टेक्स्ट में वेरिएशन आएगी। लेकिन जब 3 मैट्रिसेस का सिस्टम इन्वॉल्व होगा तो फिर जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये ओबे करेंगी, यानी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये ओबे करती आपको नज़र आएंगी। तो इसके लिए हमें 3 मैट्रिसेस चाहिए, ए और पहले की रोज़ और दूसरे की कॉलम्स बराबर होनी ज़रूरी हैं। बी मैट्रिक्स, इसकी रोज़ देखें 2 हैं तो इसके कॉलम्स बराबर होने ज़रूरी हैं। इसके कॉलम्स जो हैं वो 2 होने ज़रूरी हैं। रोज़ जो हैं वो जितनी मर्ज़ी हों। अब ये देखते हैं कि 3 मैट्रिसेस का सिस्टम है। हमने जो पहला काम करना है वो ये है कि बी एंड सी का प्रोडक्ट निकाल के उसको ए से मल्टीप्लाई करना है। लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। अब पहले ये देख लेते हैं कि ए, बी और सी निकालना है। तो बी और सी पहले निकालना है तो ऑर्डर पहले चेक कर लेते हैं कि क्या इन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है। तो पहले की रोज़ और दूसरे के कॉलम सेम होना ज़रूरी है।
तो यहाँ आप देखेंगे कि इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 है, इसका ऑर्डर टू रोज़ हैं और कॉलम्स जो हैं इसके 3 हैं। तो ये देखें, पहले की कॉलम्स और दूसरे की रोज़ सेम हैं। पहले की कॉलम्स और दूसरे की रोज़ ये सेम होना ज़रूरी हैं। इस केस में ये सेम है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाली मैट्रिक्स जो है वो कंफर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई करना भी हमें आ जाएगा, बी और सी के सॉल्व करने लगे हैं, यहीं पे ही कर लेते हैं, फिर ए से मिला देंगे। ये देखिएगा, बी और सी, तो पहले ये बी सॉरी सी है। अब पहले की रो और दूसरे की कॉलम, ये ऐसे आपने करना है। इस रो को इसकी एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 4। इसके बाद पहले की रो को दूसरे के कॉलम के साथ नया सिस्टम बनेगा, 1 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 6, ये दूसरा सिस्टम बन गया। इसके बाद इसी रो को तीसरी के साथ 1 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4। तो ये बेसिकली जो है वो पहला सिस्टम बना है। अभी नीचे वाली रो को हमने यही काम इसके साथ भी करना है। बी की रो को सी की हर कॉलम के साथ हमने बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4, फिर दूसरी रो और दूसरा कॉलम, 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 6, दूसरी रो और तीसरा कॉलम, 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4। तो इसको सॉल्व करें, 1 प्लस 16 17, 4 प्लस 24 28, 2 प्लस 16 18, 2 प्लस 8 10, 8 प्लस 12 20, 4 प्लस 8 12। ये आया है बी और सी। इसको ए से मल्टीप्लाई अभी करना है। ए अब इसके साथ उतारें, 1 2 3 और 4। तो ये जो है इसको अब इससे मल्टीप्लाई करना है। पहले ऑर्डर चेक करना पड़ेगा। तो इसका ऑर्डर जो है वो 2 इंटू 2 है और इसका ऑर्डर जो है वो 2 इंटू 3 है। तो पहले की कॉलम्स और दूसरे की रोज़ बराबर हैं। तो जब पहले मैट्रिक्स की कॉलम दूसरी मैट्रिक्स की रोज़ के साथ बराबर हैं तो फिर हम ये कंफर्मेबल फॉर एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये भी बिल्कुल वैसे ही है। पहली रो पकड़ लें और इसको हर कॉलम के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करें। 1 इंटू 17 प्लस 2 इंटू 10, और आप पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ 1 इंटू 28 प्लस 2 इंटू 20। अब पहली रो को तीसरे कॉलम के साथ 1 इंटू 18 प्लस 2 इंटू 12। अब यहाँ पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ 3 इंटू 17 प्लस 4 इंटू 10। अब 3 इंटू 28 प्लस 4 इंटू 20, और अब 3 इंटू 18 प्लस 4 इंटू 12। अब इनको सॉल्व करते हैं तो आंसर देखते हैं क्या आता है। ये 17 इंटू 1 17 प्लस 20, 17 प्लस 20 बिकम्स 27 एंड 37। 37 for this, 28 plus 40, 28 plus 40, 40, 68, so 68 for this, 18 plus 24, so 24 and 18 becomes 34, 24 plus 18, 12, 42.
17 3s it has to be solved. 17 3s 7 3s 21 2 5 51 plus 40 91. 28 into 3 24 2 3 2 is 6 8 84. 84 plus 24 is 80. 164. Now for the third system, last one. 18 into 3 24 2 3 1 is 54 plus 12 4 is 48. 12 1 5 for 10 102. So this is it. This is the answer for left hand side. अब इसी को हमने राइट हैंड साइड के लिए करके चेक करना है ताकि हम देख लें कि ये प्रॉपर्टी मैट्रिक्स की इन इक्वेशंस के विद रिस्पेक्ट टू इन तीन मैट्रिसेस के ओबे करती है कि नहीं। इस आंसर को हम यानी इसको यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि ये इसका ही है बेसिकली। 68 42 91 164। तो अब देखते हैं कि राइट हैंड साइड की मैट्रिक्स का यही आंसर आएगा कि नहीं जब हम ए बी का प्रोडक्ट पहले निकालेंगे। तो अब राइट हैंड साइड पे जा रहे हैं। राइट हैंड साइड कहता है कि पहले ए एंड बी का प्रोडक्ट निकालें और फिर उसको सी से मल्टीप्लाई करें, सी मैट्रिक्स से। ऑर्डर देख लें, ऑर्डर वैसे ही सेम है तो पहले की रोज़ और कॉलम भी सेम ही होंगी। ए एंड बी निकालते हैं, यहीं पे ही शुरू कर लेते हैं। पहले की रो और दूसरे का कॉलम 1 into 1 प्लस 2 into 2, पहली रो और दूसरा कॉलम 1 into 4 प्लस 2 into 2, 3 into 1 प्लस 4 into 2, 3 into 4 प्लस 4 into 2। इसको सॉल्व करते हैं ए इंटू बी के लिए। 1 प्लस 4 5, 4 प्लस 4 8, 3 प्लस 8 11, 4 3 12, 12 प्लस 8 20। तो ये ए इंटू बी का आंसर आया है। इसको सी मैट्रिक्स के साथ अब मल्टीप्लाई करना है। ए एंड बी के प्रोडक्ट को यहाँ सी मैट्रिक्स उतार लेते हैं। 1 4 4 6 2 4। तो मल्टीप्लाई करने से पहले ऑर्डर चेक करना पड़ेगा। तो इसका ऑर्डर 2 into 2 है, इसका ऑर्डर 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। 2 into 3 है ऑर्डर। पहले की कॉलम्स दूसरे की रोज़ से मिलनी चाहिए मल्टीप्लिकेशन के लिए, वो मिल रही हैं तो ये कंफर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो इनको अब सॉल्व करते हैं। तो ये बेसिकली जो है ये सी मैट्रिक्स है। अब सॉल्व करते हैं। पहली रो को पकड़ लें, पहली मैट्रिक्स की को, इसको तीनों कॉलम से बारी बारी हमने मल्टीप्लाई करना है। 5 into 1 प्लस 8 into 4। ये पहला सिस्टम जो है ये बना है। अब इसी पहली रो को सी मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ नया सिस्टम बनेगा। 5 into 4 प्लस 8 into 6। इसी रो को तीसरी कॉलम के साथ आगे चलेंगे। 5 into 2 प्लस 8 into 4। ये मैट्रिक्स यहाँ आगे क्लोज। अब ये दूसरी रो को पकड़ लें और बारी बारी तीनों कॉलम्स के साथ फिर मल्टीप्लाई करें। 11 into 1 प्लस 20 into 4, 11 into 4 प्लस 20 into 6, 11 into 2 थर्ड पे चले गए हैं प्लस 20 into 4। इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि क्या ये आंसर आता है या नहीं। 8 4 32 एंड 32 प्लस 5 इज़ 37। तो पहली एंट्री तो सेम है। 5 4 20, 20 एंड 48 68। तो ये दूसरी एंट्री भी सेम है। 10 प्लस 32 42।
तो ये पहली रो तो सेम आ गई। 11 प्लस 24 ज़ा 80, तो 80 और 11 कितना बनता है 91, तो 91 ये भी सेम है। इसके बाद फिफ्थ एंट्री के लिए 11 4 ज़ा 44 एंड 26 ज़ा 120, इनको ऐड कर लेते हैं। 120 एंड 44 4 6 164, ये भी सेम है। और 22 80 प्लस 22 2 एंड 10 102, ये भी सेम है। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन के बराबर आ गई। तो मैट्रिसेस जो हैं इस प्रॉपर्टी को, जब 3 मैट्रिक्स का सिस्टम इन्वॉल्व हो तो इसको ओबे करती हैं, और ये हमने इसको अभी देख लिया है। तो ये हमने 6th प्रॉपर्टी मैट्रिसेस को प्रूव किया है यहाँ आपके सामने। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम 7th प्रॉपर्टी है, यहाँ पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों इन्वॉल्व हैं, यानी कि b प्लस e को ऐड करने के बाद a से मल्टीप्लाई करें, या a को b से मल्टीप्लाई करके और a को c से मल्टीप्लाई करके फिर उन दोनों को ऐड करें। दोनों केसेस में आंसर सेम होगा। ये आपने ख़ुद चेक करनी है, प्रूव करने की कोशिश कीजिएगा इसको। अब है नेक्स्ट प्रॉपर्टी 8th, वो कहता है कि अगर 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज लें, या बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके उसको ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया जाए, तो ये सेम आएगा। अब ट्रांसपोज के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो हम पहले बात कर चुके हैं। ये जब हमने एडिशन की बात कर रहे थे कि प्रॉपर्टी नंबर 4 में हम ये देख चुके हैं। अब यहाँ से ना मल्टीप्लिकेशन की बात है। एडिशन में राइट हैंड साइड में ऑर्डर सेम होगा मैट्रिक्स का, ये देख लें फ़र्क। मल्टीप्लिकेशन में जब ए बी के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज लिया जाएगा तो बी मैट्रिक्स पहले आएगी और फिर ए आएगी, उनके ट्रांसपोज का आंसर जो है वो सेम होगा। जब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीट नहीं करती, लेकिन जब ट्रांसपोज लिया जाएगा तो फिर जो ऑर्डर है ब्रैकेट खुलने के बाद, यानी कि राइट हैंड साइड मीट करने के लिए बी पहले होगी उसका ट्रांसपोज, और ए बाद में रखनी है मैट्रिक्स आपने ट्रांसपोज लेने के बाद, और मल्टीप्लाई करके चेक करना है आपने कि क्या ये मैट्रिक्स प्रॉपर्टी मीट करती है या नहीं। इसके बाद एक 9th प्रॉपर्टी भी है, इसको भी देख लें। अगर आप किसी ए मैट्रिक्स को 0 में ऐड करेंगे तो वो ए मैट्रिक्स ही रिकवर होगी। तो ये बात बड़ी सीधी सी है, ये कोई कॉम्प्लिकेशन इसमें है नहीं है। कोई ए मैट्रिक्स है, 0 में जब ऐड करेंगे तो मैट्रिक्स ने चेंज नहीं होना। और इसके बाद ये है कि अगर ए मैट्रिक्स है कोई भी और उसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको आई से डिनोट करते हैं से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स रिकवर हो जाएगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो है जिसके डायगोनल्स 1 होंगे और नॉन डायगोनल जो है वो 0 होंगे। ए मैट्रिक्स मिसाल के तौर पर ये है। मल्टीप्लाई करने के लिए याद रखिएगा पहले के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ बराबर होना ज़रूरी हैं। ये एक सिंपल सी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल्स 1 है और नॉन डायगोनल 0 हैं। इनको मल्टीप्लाई करके देखें अगर, तो ए मैट्रिक्स ही आनी चाहिए। ऑर्डर मैंने कहा था पहले चेक करना है आपने हमेशा मल्टीप्लाई करने के लिए, यानी कि इसका ऑर्डर जो है वो 2 इंटू 2 है और इसका ऑर्डर भी 2 इंटू 2 है। पहले की कॉलम दूसरे की रोज़ बराबर हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करके देख लें। 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0, 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1, 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 और 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1। अब इसको सॉल्व करें। 1 प्लस 2
क्या आंसर आया? ये 1 + 2 × 0 0 हो जाएगा, यहाँ 1 रहेगा। 1 × 0 0 + 2 2 रहेगा। 3 + 0 3 और 0 + 4 4। तो ये देखें कि वो जो ए मैट्रिक्स है वो सेम वही है, रिकवर हुई। जब भी आप किसी भी मैट्रिक्स को ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स का वही मैट्रिक्स जो है वो रिकवर हो जाएगी। इसी तरह से 11th प्रॉपर्टी भी है, अगर किसी भी ए मैट्रिक्स को आप 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो मैट्रिक्स 0 हो जाएगी। मैथमेटिक्स के ऑपरेशन में जब भी आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी चीज़ को तो वो 0 हो जाती है। यही रूल जो है वो मैट्रिक्स के केस में भी अप्लाई होगा। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है पावर से रिलेटेड, यानी एक्सपोनेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में भी एक प्रॉपर्टी है जो आप जहन में रख लें। 12th प्रॉपर्टी बनती है, ये देखिएगा कि दो मैट्रिसेस हैं विद पावर। तो ये जब पावर जो है बेस सेम हो तो ऐड होती हैं, या आपको अगर नहीं पता तो अब याद रख लें। मैट्रिसेस सेम होंगी, पावर्स डिफरेंट होंगी, वो ऐड हो जाएंगी और उसके बाद जो ए की पावर है वो n हो जाएगी और जो बी की पावर है वो दूसरी मैट्रिक्स की पावर m हो जाएगी। यानी कि जब दो मैट्रिसेस के सिस्टम को बनाएं ऐसे, ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, यही मैट्रिक्स रहेगी 1 2 3 4, क्योंकि बेस सेम होनी चाहिए फिर पावर्स ऐड होती हैं, तो ये मैट्रिसेस सेम होना ज़रूरी हैं। इस पे पावर जो है वो मिसाल के तौर पर 3 है, इस पे जो पावर है 4 है। तो ये बेसिकली बेस सेम हो तो एक ही दफ़ा लिख के पावर्स ऐड हो जाएंगी। मैट्रिक्स को एक ही दफ़ा लिखेंगे हम, इसकी पावर्स को ऐड करेंगे 3 + 4, तो 3 + 4 का आंसर आएगा 1 2 3 और 4। अब यहाँ जो प्रॉपर्टी है वो बेसिकली ये कह रही है कि ये शफलिंग हो जाएगी, यानी कि जो ए की पावर थी वो अब बी की पावर बन जाएगी। तो यहाँ पावर्स को ऐड करने के साथ अगला काम जो होगा मल्टीप्लिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में, अब ये जो पहली थी ये 4 के साथ लिखी जाएगी और जो दूसरी है वो 3 के साथ लिखी जाएगी। तो ये एक प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोनेंट्स, यानी पावर्स, बेस एंड एक्सपोनेंट्स। तो अगर ये भी आप जहन में रख लें तो कहीं पे इस क्लास में तो काम नहीं आएगी, लेकिन आगे किसी क्लास में ज़रूर आपके काम आएगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस मैट्रिसेस के चैप्टर के अगले हिस्से में आ गए हैं। प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया है लास्ट हमने अपने इंटरवल में, अपने लास्ट लेक्चर में, और अब हम उसी को कैरी ऑन करेंगे नेक्स्ट फेज़ के साथ। अब हम कुछ मिसलिनियस से क्वेश्चंस ऐसे मैं सॉल्व करना चाहता हूं जो थोड़े से यूनिक हों और जो आपको आने चाहिए। जब हम चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं मैट्रिसेस से रिलेटेड, तो जो मेन ऑपरेशंस हैं उसमें ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है आना चाहिए, ट्रांसपोज निकालना आना चाहिए, स्केलर प्रोडक्ट निकालनी आनी चाहिए और ऐड करना आना चाहिए। फिर दो मैट्रिसेस के सिस्टम को कम से कम और 3 को भी मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। और ये हम अभी तक, और प्रॉपर्टीज़ का पता होना और उनको वेरीफाई करना भी आना चाहिए, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में की। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बज़ाहिर ट्रिकी लग रहे होते हैं इन्हीं ऑपरेशन से रिलेटेड जो हमने अभी तक किए हैं। और इस तरह के मैंने जो हैं एक दो क्वेश्चंस लिखे हैं और ये चाहता हूँ कि करवाऊँ। पहले लेक्चर जो मैंने पहले अपलोड किया था उसमें भी कुछ क्वेश्चंस आप लेक्चर को सुनिएगा। तो ऐसे मैंने कुछ डिटर्मिनेंट निकालते हुए और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते हुए जो हैं वो कुछ चीज़ें मैंने वेरिएशन के साथ आपको समझाने की कोशिश की, ताकि सिंपल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से हट के भी बाज़ फिनोमिनास जो हैं वो आपसे पेपर के रेफरेंस से पूछे जा सकते हैं। जिस तरह से ये एक सवाल है कि ये एक मैट्रिक्स आपको दे दी जाएगी और कहा जाएगा, मिसाल के तौर पर ये एक मैट्रिक्स है, तो वो कहेगा कि फाइंड
ए स्क्वायर एंड ए आई, यानी इसका पहला पार्ट ये है और सेकंड पार्ट ये है। तो ए स्क्वायर जब आपने निकालना है, ए इंटू ए निकालना है, इसी मैट्रिक्स को आपने 2 दफ़ा लिख लेना है और इसका आपने ऑर्डर निकालने की यहाँ ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हैं ही सेम, तो इसलिए इनका ऑर्डर सेम होगा, यानी पहले की जो कॉलम्स हैं और दूसरे की रोज़ हैं वो बराबर ही होंगी। तो इनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर आ जाएगा। तो ये देख लेते हैं, पहली रो को पकड़ें कॉलम से, 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1, 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 10, 1 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 1, 10 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 10। इसको सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 40 48, 2 प्लस 10 12, 40 प्लस 100 इट्स 140। तो ये स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर वो कहे कि ए मैट्रिक्स है, इसको आपने इसी ए मैट्रिक्स को आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालना है, तो ये हम निकाल चुके हैं। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होती है जिसके डायगोनल्स 1 होते हैं और नॉन डायगोनल 0 होंगे। ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल्स 1 है, इसको मल्टीप्लाई करें। तो हमने ये प्रॉपर्टी भी देखी थी डायगोनल के साथ मल्टीप्लाई करने के केस में कि जो डायगोनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो ओरिजिनल मैट्रिक्स रिकवर होती है, तो वो भी पता लग जाएगा। पहली रो को कॉलम के साथ, पहले कॉलम के साथ, पहली रो को पहली मैट्रिक्स की को पहले कॉलम के साथ 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0। अब पहली रो को दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1, 1 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 0 एंड 1 इंटू 0 प्लस 10 इंटू 1। तो इस ऑपरेशन को करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। 2 प्लस 0 2, 2 इंटू 0 इज़ 0, सो 4, 1 एंड 0 1 एंड 0 प्लस 10 10। तो ये ए आई का प्रोडक्ट है और यहाँ ये आइडेंटिटी भी प्रूव हो गई कि ओरिजिनल ए मैट्रिक्स हमारे पास रिकवर हो गई। इसी तरह से अगर आपको कोई क्वेश्चन इस तरह का है कि फाइंड द वैल्यू of P and Q from given set of information या given set of matrices, तो ये भी आप फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए, ये उसने एक सेट आपको दे दिया, कहता है वेरिएबल्स पी एंड क्यू की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर दें मुझे। तो ये मैंने ऐसे ही एक हाइपोथेटिकल सा क्वेश्चन बनाया है सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि जब मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, जब मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो, यानी कि वो दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हों या ऑर्डर सेम हो, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो सेम होंगी। ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है, फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो सेम होती हैं एज़ पर रूल ऑफ मैट्रिसेस। इस केस में 4 सिनेरियोज आपके पास बन जाएंगे। 2p इज़ इक्वल टू 1, 4s इज़ इक्वल टू 4, 6q इज़ इक्वल टू 6 एंड 4d इज़ इक्वल टू 4। तो यहाँ से जिस मर्ज़ी वेरिएबल की वैल्यू आप निकालना चाहें, अगर यहाँ उसने p एंड q की है तो p आ जाएगा 1/2, s की भी निकल आएगी 4/4 एंड इज़ इक्वल टू 1, q की भी निकल आएगी 6/6, q इज़ इक्वल टू 1, d की भी निकल आएगी 4/4 एंड d इज़ 1।
तो जिस भी वेरिएबल की वैल्यू आपने निकालनी हो या निकालने को कहे, करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होंगी, बीच में इक्वालिटी का साइन होगा और ऑर्डर सेम होगा मैट्रिसेस का। तो आप ये क्वेश्चन जो है अननोन वेरिएबल्स को या वेरिएबल्स को फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट हिस्से की तरफ चलते हैं और अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ इन्वर्स मैट्रिक्स, हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स पहले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में निकाल चुके हैं। उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, मैंने आपकी मालूमात में इजाफे के लिए सोचा कि ये भी आपके साथ शेयर कर दूं। ये 9 का स्टूडेंट जो है वो अपने आप को हमने 9 तक कन्फाइन नहीं रखना। बेसिकली हमारे पास इल्म थोड़ा सा वसी होना चाहिए ताकि हम कभी भी जो है वो चोक ना करें और हमेशा पॉजिटिव साइड पे हमारी स्ट्रगल जो है इल्म हासिल करने के मामले में बढ़ती रहे। इसी सोच के साथ मैंने इस चैनल का आगाज़ किया है जेन्युइनली, ताकि ख़ुद भी कुछ सीखता रहूं और आपके इल्म में भी जो मेरी वीडियोस को देखें उनके इल्म में भी किसी न किसी तरह से टेक्स्ट बुक कॉन्टेक्स्ट से थोड़ा सा हट के भी मालूमात में इजाफा करने की कोशिश करूं। अब ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स मैट्रिसेस हैं, यानी कि जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमने निकालना सीखा था, किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, उसका एडजॉइंट और उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड करके। तो ये पहले डिटर्मिनेंट निकाला जाता है इसके लिए और इसके बाद इस फार्मूले में पुट किया जाता है। डिटर्मिनेंट निकाल चुके हैं हम पहले भी और इन्वर्स भी हम निकालना सीख चुके हैं। यहाँ हम सिर्फ इसकी प्रॉपर्टीज़ से ही डील करेंगे। उसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं और आपको वो काफ़ी हेल्पफुल होगी। मेरा लेक्चर हेल्पफुल होगा आपके लिए। लेक्चर नंबर 1, ए बी प्रोडक्ट का इन्वर्स लें या आप बी इन्वर्स ए इन्वर्स लें तो जवाब सेम आएगा। बिल्कुल ये प्रॉपर्टी वही है जो हमने ट्रांसपोज के कॉन्टेक्स्ट में भी देखी थी, मल्टीप्लिकेशन के रेफरेंस से, कि ए बी का ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के बराबर आएगी। यहाँ ट्रांसपोज नहीं है, यहाँ ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। तो ये मल्टीप्लिकेशन आने के बाद आपको ये प्रॉपर्टी मीट करनी आनी चाहिए। इसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से रिलेटेड, वो इसमें ट्रांसपोज भी इन्वॉल्व हो गया है। मैंने ट्रांसपोज का जिक्र वहाँ साइड पे भी किया है अभी। अगर आप किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले के उसका ट्रांसपोज लें या आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले के उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लें, ये दोनों साइड्स भी इक्वल आएंगी। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैट्रिसेस की। इसके बाद डिटर्मिनेंट से रिलेटेड डिटर्मिनेंट भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। आप डिटर्मिनेंट लें अगर किसी मैट्रिक्स के इन्वर्स लिए हुई मैट्रिक्स का, यानी इस फार्मूले में पुट करने के बाद जो आंसर आया है उसका डिटर्मिनेंट लें दोबारा से, तो वो किसके बराबर आएगा, होना चाहिए 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। पॉइंट ये है कि आपने इन्वर्स लिया ए मैट्रिक्स का, उसका डिटर्मिनेंट लिया, तो वो डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा, इन्वर्स वाली ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए होगा। यानी कि इन्वर्स लिए बगैर जो ए मैट्रिक्स थी उसके इन्वर्स के बराबर, यानी 1 ओवर के बराबर। ये इंपॉर्टेंट बात है, सादा सी बात है बज़ाहिर देखने में, और अगर देखें लॉजिकली तो ये ऐसे ही होना चाहिए कि इन्वर्स का डिटर्मिनेंट लेंगे तो 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए होगा। यानी कि इसको जब आप ऊपर ले जाएंगे इस मैट्रिक्स को, तो ये खुद ही डिटर्मिनेंट ए इन्वर्स हो जाएगा। तो ये बात को बस उस प्रॉपर्टी की कॉन्टेक्स्ट में एक फ्रेज़ की फॉर्म में मैंने लिखा है आपके इल्म में इजाफे के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हमने लीनियर इक्वेशन के सिस्टम्स को स्टडी करना है
ट्रांसफॉर्मेशनल मैट्रिसेस की बात करनी है, ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करनी है। बुक में ट्रांसफॉर्मेशन का लफ्ज़ नहीं होगा, लेकिन मैं इसको यहाँ से ही इब्तिदा करूँगा इसकी। ट्रांसफॉर्मेशनल मैट्रिस, जब भी कोऑर्डिनेट्स की बात करें, मैंने पहले लेक्चर के इब्तिदा में ही बात की थी कि जब भी एक्स एंड वाई के कॉन्टेक्स्ट में कोई इक्वेशन आपको दी होगी, ये लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है, इसको वो कहेगा सॉल्व करें। लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है जिसमें वेरिएबल भी साथ होगा, जिसमें वेरिएबल भी साथ हो, ये लीनियर इक्वेशन है। ये एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को अब हमने सॉल्व करने की तरफ चलना है। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशनल मैट्रिक्स की बात करनी है पहले। तो ट्रांसफॉर्मेशनल मैट्रिक्स बाय डेफिनेशन क्या है? इट्स अ वे ऑफ चेंजिंग पॉइंट्स। ट्रांसफॉर्मेशनल मैट्रिक्स इज अ वे ऑफ चेंजिंग पॉइंट्स विद रेफरेंस टू कोऑर्डिनेट्स या विद रेफरेंस टू प्लेन्स, यानी एक्स एंड वाई के कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है। जैसे एक्स वाई प्लेन्स हैं, जेड भी है, तो ये जो एक्स एंड वाई, यहाँ वाई भी कहीं लगा देते हैं ताकि ये मज़ीद बात को थोड़ी सी वाज़ेह हो जाए कि जब ये ट्रांसफॉर्मेशनल मैट्रिसेस से हमने डील करना है, लीनियर इक्वेशंस दी होंगी, उनके ट्रांसफॉर्मेशनल मैट्रिक्स बनाएंगे, यानी कि उनके एक्स वाई के अगेंस्ट जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है मूवमेंट फ्रॉम एक्स वाई टू 2x + 4y, जैसे इन दिस केस है। तो ये बेसिकली हमने सिस्टम को इक्वेशन की फॉर्म में लिख के वो देगा, और ये ट्रांसफॉर्मेशंस को बेसिकली हमने क्रेमर रूल से और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है। तो ये यानी कि ट्रांसफॉर्मेशंस की बात होती है जब लीनियर इक्वेशंस की बात होती है। तो ये जस्ट आपके नॉलेज में इजाफे के लिए मैंने ये बात लिखी है। अब मैं एक सवाल भी इसका हल कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये कोऑर्डिनेट्स की बात यहाँ पे जो मैंने छेड़ी है, कोऑर्डिनेट्स की वो और प्लेन्स की, इनमें ट्रांसफॉर्मेशन की, तो ये किस तरह से है। अब वो कह रहा है जी फाइंड द मैट्रिक्स। सवाल इस तरह का एक हो सकता है, फाइंड द मैट्रिक्स एसोसिएटेड with transformation। अब ये देखिएगा, अब उसने आपको दो मैट्रिसेस दी, एक्स बार वाई बार। एक्स बार लदा मैट्रिक्स दिया 2x + 5y, वाई बार में उसने आपको दिया 2x - 3y। अब वो कह रहा है कि फाइंड द मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ से आपने मैट्रिक्स जो जनरेट करनी है वो आपने इस तरह से करनी है कि जो कोएफिशिएंट्स हैं वेरिएबल के पीछे लगे हुए रकमें, उनको आपने उतार लेना है साइंस के साथ, और ये जो मैट्रिक्स बनेगी ये ट्रांसफॉर्मेशनल मैट्रिक्स कहलाती है। तो इस मैट्रिक्स का नाम ट्रांसफॉर्मेशनल मैट्रिक्स है जो आप लीनियर इक्वेशन से जनरेट करेंगे। तो यहाँ इस केस में भी ट्रांसफॉर्मेशनल मैट्रिक्स बन जाएगी 2 2 4 3 = 5 और 6। तो अब हमने बेसिकली इन ट्रांसफॉर्मेशनल मैट्रिक्स के सॉल्यूशन की तरफ चलना है, जिनको हमने सॉल्व करना है दो मेथड से, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रेमर रूल। अब हम लीनियर इक्वेशंस को दो तरीक़ों से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इन्हीं ट्रांसफॉर्मेशंस को बेसिकली अब हम दो मेथड्स को अप्लाई करके सॉल्व करेंगे मैट्रिसेस के रेफरेंस से। तो क्वेश्चन ये होगा कि सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर सेट ऑफ इक्वेशंस solve the following linear set of equations by number 1 matrix inversion method,
एंड क्रेमर्स रूल। तो इन दो तरीक़ों से अब हम ट्रांसफॉर्मेशंस को स्टडी करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशंस को स्टडी करेंगे जो कोऑर्डिनेट्स के अगेंस्ट पॉइंट्स की एक्स और वाई प्लेन्स में हुई, उनको अब हम ट्रांसफॉर्मेशंस की फॉर्म में इक्वेशंस मैट्रिसेस बनाकर तो सेट सिस्टम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को अप्लाई करेंगे और मैट्रिक्स क्रेमर रूल को बाद में देखते हैं। पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को ही यूज़ करते हैं और एक क्वेश्चन लिखते हैं। एक लीनियर इक्वेशन दी जाएगी। लीनियर इक्वेशन का मतलब है जिसमें कोएफिशिएंट्स भी होंगे और वेरिएबल्स भी होंगे। तो ये आपकी बुक का ही एक क्वेश्चन है। 2x - 2y 4, 3x + 2y = 6। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हमने इस इक्वेशन को, इन लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम को सॉल्व करना है बेसिकली मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। तो सबसे पहले आपने ट्रांसफॉर्मेशन जनरेट करनी है, कोएफिशिएंट्स को उतार लेना है साइंस के साथ। बराबर में जो ट्रांसफॉर्मेशन है इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे वो 4 और 6 है और ये किन वेरिएबल्स के अगेंस्ट बात हो रही है, एक्स और वाई के अगेंस्ट। तो आपने साथ एक्स और वाई भी लिखना है। तो अब इनको सॉल्व करना है। तो ये जो है वैल्यू, ये वाली जो मैट्रिक्स है वेरिएबल्स वाली, ये एक्स से डिनोट होगी और जो ट्रांसफॉर्मेशन वाली मैट्रिक्स है उसका नाम आपने खुद रखना है। ए रख दें, बी रख दें, सी रख दें और जो इक्वालिटी के बाद ट्रांसफॉर्मेशन है उसका भी नाम आपने खुद ही रखना है। तो बेसिकली इस तरह से इनको 3 नाम दें, फिर एक फार्मूले को जहन में रखें, x = A इन्वर्स B। तो उससे आपको x और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। x और y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज़, इन ट्रांसफॉर्मेशंस की वैल्यूज़ x और y प्लेन्स में हमारे पास आ जाएंगी। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को अप्लाई करते हुए, इस फार्मूले को यूज़ करते हुए सबसे पहला काम है डिटर्मिनेंट लेना। तो सबसे पहले हमने इस ट्रांसफॉर्मेशनल मैट्रिक्स जो ए मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट लेना है। 2 - 2, 3 और 2 है, ये ए है इसका नाम। इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली हमने ये नाम रखे हैं क्योंकि इसी तरह वैल्यूज़ पुट होनी है। तो ये देखिएगा, अब इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। ए बार इन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करें 4 और इनको आपस में करें तो -6 और बीच में माइनस है तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। तो ये बनेगा 4 + 6 10। नॉन सिंगुलर होना ज़रूरी है। नॉन सिंगुलर की बात पहले भी की थी कि डिटर्मिनेंट अगर मैट्रिक्स का 0 है तो वो सिंगुलर है, वहाँ फिर ऑपरेशंस वहीं पे स्टॉप कर देते हैं हम, क्योंकि सिंगुलैरिटी जो है उसको फिर प्रोसीडिंग नहीं किया जा सकता। और नॉन सिंगुलर होना जो है वो ज़रूरी है मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने के लिए भी, और फिर इन्वर्स से आगे इन लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को सॉल्व करने के लिए भी विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट्स यानी एक्स एंड वाई। बहरहाल अब हम चलते हैं, ये नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर है तो इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करके इसको सॉल्व करते हैं। ए इन्वर्स इंटू बी, ए का इन्वर्स लेना है तो इन्वर्स का फार्मूला एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए है, तो साथ बी लिखते जाएं। एडजॉइंट ए बी निकालना है तो यहाँ निकाल लेते हैं। एडजॉइंट के लिए आपने इस ए के साथ क्या करना है कि आपने इन दो की पोजीशंस चेंज करनी है। यहाँ पे इन डायगोनल्स हैं ही ये सेम, तो ये सेम ही रहेंगे 2 और 2, और जो ये डायगोनल्स होते हैं इनके साइंस चेंज कर देते हैं। ये +3 है, ये -3 हो जाएगा, और जो ये -2 है ये +2 हो जाएगा। तो ये इस ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट है। डिटर्मिनेंट हम निकाल चुके हैं, एडजॉइंट यहाँ रखेंगे। अब 2 2 -3 और 2 डिवाइडेड बाय 10 जो कि इसका डिटर्मिनेंट है। मल्टीप्लाई करना है b से, b 4 और 6 है।
तो पहले आप इस 1/10 को निकाल लें बाहर और इसको इस मैट्रिक्स से पहले मल्टीप्लाई करें, फिर जो है वो बी की तरफ चलेंगे। ये इस मल्टीप्लिकेशन को स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। 2/10, ये भी 2/10, -3/10 एंड 2/10 मल्टीप्लाइड बाय 4/6। ये 1/5, ये भी 1/5, ये -3/10 और ये भी 1/5। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 और 6 के साथ, 4/6 के साथ। ऑर्डर देख लें पहले, मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑर्डर पहले की कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ जो हैं वो सेम होनी ज़रूरी हैं। तो मैट्रिक्स 1 की कॉलम्स देख लें और मैट्रिक्स 2 की रोज़ देख लें। मैट्रिक्स 1 की कॉलम्स 2 हैं और मैट्रिक्स 2 की रोज़ 2 हैं। तो ये मैंने बीच में जो है डिवाइड ऐसे ही डाल रहा हूँ, ये नहीं है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बहरहाल ये गलती से डला है। तो बेसिकली ऑर्डर चेक कर लिया है अब हम इनको, ये कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो अब हम इस क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। तो अब हम फिर लेफ़्ट हैंड साइड पे चलते हैं। इनको मल्टीप्लाई करें, पहली रो को इस कॉलम के साथ, तो ये बनेगा 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 4 जमा 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 6 -3/10 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 1/5 इंटू 6। ये बनेगा 4/5 प्लस 6/5 -12/10 प्लस 6/5। यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लेते हैं। अब 5 1 ज़ा 5, so इसको 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आएगा। 5 1 ज़ा 5, 1 को 4 से 4। इसी तरह नीचे ये 10 आएगा एलसीएम। 5 2 ज़ा 10, तो इसको 2 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 प्लस 10 1 ज़ा 10 1 -12। तो ये 10/5 और ये -12 प्लस 12 ज़ीरो हो जाएगा, तो 0/10 ये खुद ब खुद ज़ीरो हो जाएगी। तो अब ये आएगा 5 2 ज़ा 10। तो x और y निकालने थे। x जो है वो बेसिकली x और y है, ये याद रखिएगा। तो x और y हमारे पास आ गए हैं। x 2 है और y 0 है। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज अगर ऑर्डर सेम हो मैट्रिसेस का तो सेम होती हैं। तो ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को अप्लाई करते हुए इन 3 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करने के बाद हम लीनियर सेट का इक्वेशंस जो है लीनियर सेट के इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को, इसी लीनियर सेट ऑफ इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स क्रेमर रूल से भी सॉल्व करके एक दफ़ा इस रूल का भी जो है वो जायज़ा ले लेते हैं कि ये जो क्रेमर रूल है इसको अप्लाई करते हुए लीनियर सेट के सिस्टम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो अब हम क्रेमर रूल की तरफ चलते हैं। क्रेमर्स रूल से लीनियर सेट ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिसमें x की वैल्यू आई अभी हमारे सामने और y की 0 आई थी। 2x - 2y is equal to 4 and 3x plus 2y is equal to 6। तो अब जो है वो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसमें हमने क्योंकि क्रेमर रूल अप्लाई करना है, क्रेमर रूल के लिए x के लिए जो फार्मूला आपने याद रखना है वो ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट है, और y के लिए
जो आपने फार्मूला याद रखना है वो ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट है। ए तो हमारे पास हैं, क्योंकि जब हमने अभी इसको ट्रांसफॉर्मेशनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो ये 2 -2 कोफिशिएंट्स को उतार लेना है, वेरिएबल्स को छोड़ देना है 4 और 6, और ये क्योंकि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है तो वो भी साथ लिखेंगे। तो यहाँ हमने इस फार्मूले को अप्लाई करके एक्स निकालना है और वाई को ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। अब ये निकलेगा कैसे? सबसे पहले आपने ये करना है कि इसका हमने वैसे ही एक डिटर्मिनेंट इसका निकाल लें ताकि हमें ये पता लग जाए कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो आगे जाएंगे, अगर सिंगुलर नहीं है तो हम आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें 4, इनको आपस में करें -6 और बीच में माइनस का साइन डिटर्मिनेंट के होता है। ए डिटर्मिनेंट इसका 4 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 4 + 6 10 है। मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है तो क्वेश्चन प्रोसीड होगा। ए एक्स बनानी सीख लेते हैं। ए एक्स बनाने के लिए आपने ये वाली जो इक्वालिटी के बाद वाली मैट्रिक्स है इसको उठा के इसके साथ रिप्लेस कर देना है तो ए एक्स आ जाएगी, और ए वाई के लिए इसी मैट्रिक्स को उठा के इस राइट हैंड वाले कॉलम से रिप्लेस कर देना है तो ए वाई आ जाएगी। पहले ए एक्स बना लेते हैं। ए एक्स के लिए मैंने आपको बताया है कि इसकी जगह पे ये लगा देनी है तो 4 6 -2 2 ये हमारे पास ए एक्स आ गया। फार्मूला कहता है कि इसको डिवाइड करना है ए डिटर्मिनेंट पे, लेकिन पहले इसका भी डिटर्मिनेंट लेना है तो अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट पहले लेंगे। ये हमारे पास ए एक्स बार है यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टेप में इसका डिटर्मिनेंट लें। इसका डिटर्मिनेंट आपके पास 4 × 2 = 8, 6 × 2 = 12 माइनस के साथ और माइनस बीच में तो 8 + 12 हो जाएगा और ये आ जाएगा 20। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट 20 आया। इसको डिवाइड करते हैं ए पे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए डिटर्मिनेंट पे तो 20 डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट 10 है तो 2 हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई क्योंकि ये एक्स के बराबर है। तो विच इम्प्लॉइज दैट एक्स = 2। इसी तरह अब ए वाई की बार बनानी है तो ए वाई बनाना है, ए वाई मैट्रिक्स बनानी है तो आपने इस कॉलम के लिए इस कॉलम को इससे रिप्लेस कर देना है तो हमारे पास ए वाई आ जाएगी। ए वाई के लिए ये वाली एंट्रीज चेंज नहीं होंगी, 2 3 और 4 6। इसका डिटर्मिनेंट लेंगे क्योंकि नेक्स्ट स्टेप डिटर्मिनेंट लेना है, हमने फार्मूले में भी पुट करना है। देखें 12 - 12 तो ये ए वाई जो है डिटर्मिनेंट ये कितना हो गया 0। अब हमने ओरिजिनल मैट्रिक्स जो है ये पहली ट्रांसफॉर्मेशनल मैट्रिक्स है, इसके डिटर्मिनेंट की बात करनी होती है। इसके यानी कि यहाँ इस केस में क्वेश्चन को हम प्रोसीड कर लेंगे y = ए वाई डिटर्मिनेंट को कि वो मैटर नहीं करेगा क्योंकि ओवरऑल इस सिनेरियो में 0 हो जाना है, लेकिन बहरहाल 0 और ये 10 था तो y की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई क्योंकि 0 न्यूमरेटर में हो 0 डिनोमिनेटर में हो वो पूरी इक्वेशन को 0 कर देता है। तो यहाँ क्योंकि हमारे पास ए वाई जो मैट्रिक्स हमने बनाई थी उसका डिटर्मिनेंट 0 आया था तो उसको जब हमने इस फार्मूले में पुट किया y की वैल्यू निकालने के लिए ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट तो वो हमारा आंसर 0 हो गया। तो y का आंसर 0 और x का आंसर 2 है। तो बेसिकली इस तरह से हम क्रेमर रूल को अप्लाई करके दो नई सेट ऑफ इक्वेशंस फॉर्म करके फार्मूला अप्लाई करते हैं। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर से काफ़ी मुफीद मालूमात मिली होंगी, आपके नॉलेज में इजाफ़ा भी हुआ होगा। अब बुक की एक्सरसाइज जो है उसको आपने ख़ुद भी सॉल्व करने की कोशिश करनी है और देखना है कि इस पूरे लेक्चर को सुनने के बाद आप किस हद तक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और आपकी कॉम्प्रिहेंशन किस लेवल पे है। आपका शुक्रिया।